ये एक ऐसा पेपर है जिसे देना अनिवार्य होता है। वो चाहे कक्षा 9 का विद्यार्थी हो, चाहे कक्षा 11 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 12 का हो, क्योंकि नैतिक शिक्षा एक अनिवार्य विषय के रूप में चल रही है। नैतिक शिक्षा में ग्रेडिंग होती है, 50 अंकों का पेपर आता है। तो इस पेपर को अगर आप नहीं देंगे तो आपकी परीक्षा का रिजल्ट रुक जाता है, यानी आपका रिजल्ट नहीं बनता है। बोर्ड में भी खासकर ध्यान दें, बोर्ड वाले बच्चे, फिलहाल तो ये कक्षा 9 के लिए है, बाकी 10 11 12 सभी लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि लगभग नैतिक शिक्षा का सिलेबस आधा एक जैसा ही है। तो अब आप जब पेपर नहीं देंगे नैतिक शिक्षा का, ये अनिवार्य पेपर होता है, ठीक है, तो नैतिक योग खेल एवं शारीरिक शिक्षा का ये मॉडल पेपर है। तो नहीं देंगे तो क्या होगा, मार्कशीट पे आपकी ग्रेडिंग नहीं चढ़ेगी, और जब तक ग्रेडिंग नहीं चढ़ेगी तब तक आप पास कैसे हो सकते हैं। तो आइए इस पेपर को अच्छे से समझते हैं। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं कहीं 10 ऑब्जेक्टिव देते हैं, कहीं कहीं मतलब 50 अंकों में सब बना देते हैं कैसे ना कैसे करके। तो अच्छे से समझिए, नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। चरित्र निर्माण, धनार्जन, व्यक्तित्व का विकास या ज्ञानार्जन। तो देखो, नैतिक शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या होता है। मूल उद्देश्य होता है कि अच्छे संस्कार और नैतिक व्यक्तित्व बनाना होता है। तो कुल मिला के यहां पर चरित्र निर्माण हम ऑप्शन ए लगा लेंगे। अगला सवाल क्या है, योगासन के लिए किस प्रकार का स्थान होना चाहिए। तो जब भी आप योगासन करते हैं तो एकदम समतल स्थान होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, और साफ सुथरा होना चाहिए, और शोर रहित होना चाहिए। इनमें से सभी होना चाहिए, यानी एकदम शांत वातावरण हो, स्वच्छता हो, और कुल मिला के समतल जमीन हो, वहां पर योगासन, योगाभ्यास यानी योगा हम लोग करते हैं, ठीक है। तीसरा सवाल है, चाइल्ड लाइन का नंबर क्या है। चाइल्ड लाइन जैसे वुमेन हेल्पलाइन है, पुलिस सहायता वाला है, ऐसे ही एक चाइल्ड लाइन नंबर होता है। तो वो कौन सा होता है, 1098 होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर लगा लीजिएगा। मन किस विशेष ऐच्छिक विषय पर लगाना चाहिए। धारणा, ध्यान, समाधि या प्राणायाम। तो मन को एकाग्रचित करना है तो आपको ध्यान करना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ध्यान, मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान एकदम सर्वोत्तम अभ्यास है। ध्यान करेंगे और तब मन केंद्रित होगा और एकाग्र होगा। अगला सवाल है, पांचवा, विश्व शांति की स्थापना में योगदान करना किसके प्रति कर्तव्य है। विश्व शांति की स्थापना में अगर आप योगदान करते हैं तो ये आप क्या करते हैं, मानवता करते हैं, यानी ये मानवता के प्रति कर्तव्य है कि आप विश्व शांति का संदेश दें, विश्व शांति की स्थापना करें। संपूर्ण मानवता के प्रति ये कर्तव्य आपका रहेगा। छठा सवाल है, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है। अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से कोई नहीं। तो भैया जब हम योग करते हैं तो कुल मिला के मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है, ऐसा कहा जाता है। मानवाधिकारों के मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर कब हुए थे। हालांकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से 15 जून 1215 सही हो जाएगा। क्या सही होगा, 15 जून 1215 सही होगा। मैग्ना कार्टा मानवाधिकारों का ऐतिहासिक दस्तावेज है। जब इस पे हस्ताक्षर हुए थे 5 जून 1215 को हुए थे, ठीक है। बाकी अभी बदलाव हुए हैं और भी आंसर इसके मिल सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से ऑप्शन है तो यही लगाएंगे। आठवां सवाल है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, जिसको गलगंड भी बोलते हैं। आयोडीन की कमी से हो जाता है, जिसमें गला बहुत मोटा हो जाता है, सूजन आ जाती है, ये आयोडीन की कमी से होता है। इसके बाद है, नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला शास्त्र कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा, नैतिक शिक्षा का ज्ञान कराने वाला जो शास्त्र है वो नीति शास्त्र है। 10वां सवाल है, शारीरिक शिक्षा का संबंध है मानसिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास या इन सभी से। तो शारीरिक शिक्षा का संबंध इन सभी से है। जब शारीरिक शिक्षा अनिवार्य होती है तो शारीरिक शिक्षा मानसिक विकास भी होता है, नैतिक विकास भी होता है, शारीरिक विकास तो होता ही है। तो इसलिए ऑप्शन यहां पर सभी सही हो जाएंगे। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति युज धातु से हुई है। कौन सा धातु है, युज धातु है, और संस्कृत शब्द से हुई है, मतलब संस्कृत भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला सवाल है, गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ है।
जब आप सिलेबस में जाएंगे यूपीएमएसपी पर, तब आपको पता चलेगा कि हमें नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या क्या चीजें पढ़नी है, किन महापुरुषों के बारे में पढ़ना है, जिनमें आपको गुरु नानक देव भी मिलेंगे, उनके बारे में भी पढ़ना होगा। इसीलिए वहां से सवाल बना है कि गुरु नानक देव का जन्म कहां हुआ था, तो ननकाना साहिब में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। 13वां सवाल है कि सत्य, दया, सदाचार, शांति, प्रेम व अहिंसा क्या है? शाश्वत मूल्य, सामाजिक मूल्य, मानव मूल्य या आर्थिक मूल्य हैं? तो ये सब मानव मूल्य हैं। सत्य, दया, प्रेम, अहिंसा, ये आदि मानव जीवन के मूल मूल्य हैं। तो यहां पर मानव मूल्य हम लगा लेंगे सत्य दया में। ठीक है, आगे बढ़े। प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं? 4, 6, 3, 8। प्राणायाम में कितनी क्रियाएं होती हैं? तो प्राणायाम में 3 क्रियाएं होती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। कौन कौन सी? पूरक, कुंभक, रेचक, 3 क्रियाएं होती हैं। 15वां सवाल है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? वैसे नए तरीके से तो अब 3 वर्ष होता है, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो हम लोग 5 वर्ष ही यहां पर टिक कर लेंगे। चरित्र निर्माण हेतु व्यक्ति का कैसा विकास होना अनिवार्य है? तो शारीरिक, नैतिक, संवेगात्मक या फिर मानसिक? तो चरित्र निर्माण के लिए किसका? नैतिक विकास होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नैतिक विकास से ही चरित्र का विकास होता है। आसन किस मुद्रा में किया जाता है? बैठकर, लेटकर, खड़े होकर, इन सभी। तो सभी मुद्राओं में हम लोग आसन करते हैं, बैठकर भी करते हैं, खड़े होकर भी करते हैं और लेट कर भी आसन करते हैं। त्रिदेव में किसे सम्मिलित किया जाता है? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यानी इन तीनों को त्रिदेव में सम्मिलित किया जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश को। ठीक है, अशुद्ध जल से कौन सा रोग हो जाता है? तो अशुद्ध जल से हैजा रोग हो जाता है। हैजा रोग होता है ना अशुद्ध जल से? हाँ, ठीक है, तो हैजा रोग खराब जल, दूषित जल पीने से हो जाता है। केंद्र सरकार की आय के प्रमुख साधन क्या हैं? इनकम कहां से आती है केंद्र सरकार? सीमा शुल्क, आयकर, उत्पाद शुल्क। तो इन सभी से आती है, ऑप्शन नंबर डी आप लगा लेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने हल करा दिए। खंड बा आएगा और वर्णनात्मक प्रश्नों में आप देखेंगे तो टाइफाइड उत्पन्न करने वाले रोगाणु का क्या नाम है? तो साल्मोनेला टाइफी आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी इस जीवाणु का नाम है जो टाइफाइड उत्पन्न करता है। ठीक है, एस टाइफी भी आपने नाम सुना होगा कि एस टाइफी करके ना नाम सुना होगा कि एस टाइफी जीवाणु की वजह से हो गया ये। अगला है, शारीरिक विकास की अवधारणा क्या है? शारीरिक विकास की अवधारणा का मतलब यही है कि शरीर की लंबाई, भार, मांसपेशियां और अंगों की शक्ति में वृद्धि को ही हम क्या कहते हैं? शारीरिक विकास कहते हैं। अवधारणा का मतलब सीधा सा आप परिभाषा लिख देंगे कि शारीरिक विकास क्या है, मतलब वो समझाना है। अवधारणा, आशय एक ही बात है कि कॉन्सेप्ट क्या है शारीरिक विकास का। तो शारीरिक विकास का मतलब सीधा सा है शरीर की लंबाई, शरीर के भार का बढ़ना घटना, मांसपेशियां, अंगों की जो शक्ति है, पावर है, उसमें वृद्धि, यही शारीरिक विकास है। माने शारीरिक विकास का संपूर्ण शरीर का विकास, संपूर्ण शरीर के प्रत्येक अंग का विकास ही शारीरिक विकास कहलाता है। अगला सवाल देखो क्या है, छोटे छोटे ये है अति लघु उत्तरीय, एक एक नंबर में, तो एक एक लाइन में इनके उत्तर दे देना है। आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा के 2 उद्देश्य। बाकी पेपर अलग अलग टाइप से भी बना सकते हैं आपके विद्यालय में, लेकिन सिलेबस और पैटर्न ऐसे ही होना चाहिए जो मैं बता रहा हूं। आधुनिक भारत में नैतिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? तो सबसे बड़ा और पहला उद्देश्य जो शुरुआत में आपने पढ़ा, नैतिक शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र निर्माण और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास। 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। आसन से क्या आशय है? माने आसन किसे कहते हैं? योगासन, यानी आसन योग की वह अवस्था है। कैसे लिखेंगे? आसन योग की वह अवस्था है जिसमें शरीर को स्थिर और सुखपूर्वक रखकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलो अगला है कि प्रथम एशियाई खेल कहां पर हुए थे? तो प्रथम एशियाई खेल सन 1951 में नई दिल्ली में हुए थे, लिख देना। फिर कहते हैं योगासन का क्या अर्थ है? सवाल सब योग, अष्टांग योग, योगासन, योगा, नैतिक शिक्षा की परिभाषा, यही सब सवाल आते हैं।
तो योगासन का क्या अर्थ है? योगासन का अर्थ शरीर को एक निश्चित मुद्रा में स्थिर रख करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करना ही योगासन का अर्थ है। बुद्धि किसे कहते हैं? तो बुद्धि और ज्ञान में बड़ा अंतर है। बुद्धि वो क्षमता है जिससे व्यक्ति सीखता है, समझता है और समस्याओं का समाधान करता है। ज्ञान एक अर्जित संपत्ति है, बुद्धि जन्मजात संपत्ति है। ठीक है। मानव कपाल में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? तो मानव कपाल में चपटी अस्थियां पाई जाती हैं जो मस्तिष्क की रक्षा करती हैं। कपाल माने सिर कहते हैं। ठीक है। फिर योगासन, अब लघुत्तरी आएंगे तो लघुत्तरी के उत्तर आपको कितने कितने शब्दों में लिखना है? लघुत्तरी के उत्तर बहुत लंबे नहीं लिखना है। इसके भी लघुत्तरी चूंकि 3-3 अंकों के हैं तो कम से कम 25-30 शब्दों में, 40 शब्दों में, 50 शब्दों में आप लिख सकते हैं। अब मैं शॉर्टकट में समझाता हूं और आप इसको लंबे करके लिख सकते हो अगर यही क्वेश्चन आ गया तो। योगासन के 5 उद्देश्य लिखिए, योगासन के 2 उद्देश्य लिखिए, योगासन का एक कोई उद्देश्य लिखिए, योगासन के प्रमुख 3 उद्देश्य लिखिए। ऐसे सवाल पूछेंगे तो आप लिखना योगासन के उद्देश्य। नंबर 1, शरीर को स्वस्थ रखना। पहला हमारा टारगेट यही होता है कि हम योगा करें और अपना शरीर को मजबूत रखें, स्वस्थ रखें। तो पहला उद्देश्य शरीर को स्वस्थ रखना। दूसरा उद्देश्य है मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करना, यानी मजबूत बनाना। तीसरा है शरीर को लचीलापन, शरीर के लचीलेपन को बढ़ाना। और चौथा उद्देश्य लिख सकते हैं मानसिक एकाग्रता को विकसित करना। पांचवा होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करना, यानी कि कह सकते हैं कि हम जब शरीर को ताकतवर बना लेंगे तो सब होगा। ठीक है। 5 उद्देश्य हो गए। नैतिक शिक्षा का क्या महत्व है? महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में? तो आप लिखना कि नैतिक शिक्षा व्यक्ति में अच्छे संस्कार डालने का काम करता है। चरित्र निर्माण की सबसे बड़ी उपलब्धि नैतिक शिक्षा से ही होती है। अनुशासन, व्यक्ति का जीवन अनुशासित नैतिक शिक्षा से ही होता है। नैतिक शिक्षा से ही सत्यनिष्ठा और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है, जिससे एक व्यक्ति, एक मानव अच्छा नागरिक और आदर्श मानव बन सकता है। यही नैतिक शिक्षा का महत्व और उद्देश्य है। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न अर्थों का उल्लेख कीजिए। शारीरिक शिक्षा के क्या क्या अर्थ हैं? शारीरिक शिक्षा का अर्थ होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक विकास। ठीक है। तमाम विभिन्न अर्थ कह रहा ना, तो शारीरिक शिक्षा का एक अर्थ होता है कि शरीर से संबंधित शिक्षा। तो शरीर का भी विकास होता है, मानसिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, नैतिक विकास होता है। ये खेल एवं व्यायाम, स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में नैतिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा सहायक होती है। हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अब हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत क्या हैं? हिंदू धर्म के बहुत अच्छे अच्छे मूल सिद्धांत हैं, तो लिख देना क्या क्या हिंदू धर्म के मूल सिद्धांत हैं। सत्य, अहिंसा, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष, पुरुषार्थ, धर्मार्थ काम मोक्ष, ये सब पुरुषार्थ हैं। ठीक है। 4 पुरुषार्थ, 5 महायज्ञ, 16 संस्कार, ये सब मूल सिद्धांत हैं। ये धर्म, सहिष्णुता, सदाचार और सभी जीवों के प्रति करुणा का संदेश देता है हिंदू धर्म। ठीक है। अब दीर्घ उत्तरी यानी कि विस्तृत उत्तरी सवालों के उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में 80 शब्दों से 100 शब्दों में आपको दे देना है। ठीक है। तो सवाल क्या पूछता है कि शारीरिक शिक्षा क्या है? तो सबसे पहले हेडिंग डालना शारीरिक शिक्षा की परिभाषा। लिख देना शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है जिसके माध्यम से व्यायाम, खेल और स्वास्थ्य गतिविधियों द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जाता है। यही इसका अर्थ लिखना। फिर कहता है प्रमुख उद्देश्य, तो हेडिंग दूसरी डालना शारीरिक शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य। तो लिख ले, फिर इसके नीचे छोटी छोटी हेडिंग डालना। क्या पहली हेडिंग क्या डालना? शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, और लिख देना कि शारीरिक शिक्षा का प्रथम उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि है। फिर दूसरी हेडिंग डालना छोटी छोटी मानसिक संतुलन। इसी तरह तीसरी हेडिंग डालना अनुशासन, चौथी डालना सामाजिक सहयोग, पांचवी डालना नैतिक गुणों का विकास और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना। ये व्यक्ति को सक्रिय, स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक बनाती है शारीरिक शिक्षा। तो आप धीरे वीडियो धीरे करके या वीडियो की स्पीड को स्लो करके आप कॉपी पे नोट कर सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं। ठीक है। इसके बाद है क्षय रोग जिसको आप टीबी भी बोलते हैं। क्षय रोग को क्या बोलते हैं?
क्षय रोग को आप टीबी भी बोलते हैं। तो कहता है क्षय रोग के फैलने के कारण, तो आप डालना, पहले तो हेडिंग डालना क्षय रोग क्या है, फिर हेडिंग डालना क्षय रोग के फैलने के कारण, फिर डालना क्षय रोग के लक्षण, फिर डालना क्षय रोग के बचाव के उपाय, और फिर डालना हेडिंग क्षय रोग के का उपचार। इतनी हेडिंग्स बनेगी। तो क्षय रोग क्या है सबसे पहले, तो क्षय रोग क्या है भाई, तपेदिक या टीबी जो होता है उसको क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग का कारण क्या है, तो क्षय रोग जीवाणु से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति से संपर्क से भी हो जाता है क्षय रोग। लक्षण क्या होते हैं इसका, आप लक्षण लिखना, फैलने का कारण पता चल गया, लक्षण लिखो। लक्षण होते हैं लगातार खांसी, बुखार, वजन का घटना, रात में पसीना आना, ये सब क्या है, ये क्षय रोग के लक्षण हैं। बात समझ में आई। इसके बाद है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो नैतिक शिक्षा, हाँ, फिर अच्छा बचाव हो गया, बचाव और उपचार भी तो बताना है, तो लिखना बचाव, स्वच्छता अपनाना, पौष्टिक भोजन करना, समय समय पर टीकाकरण, यही बचाव है। फिर उपचार अगली हेडिंग है, उपचार डालना, डॉक्टर द्वारा दी गई नियमित दवाओं से उपचार संभव है। ठीक है। फिर है नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व। तो पहले लिखना नैतिक शिक्षा की परिभाषा लिख देना, नैतिक शिक्षा क्या है, फिर लिखना नैतिक शिक्षा की आवश्यकता। देखो भैया समझो, नैतिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, आज के भौतिकवादी युग में नैतिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति में सत्य निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, समाज के प्रति जिम्मेदारी, ये भावनाएं लगातार कम हो रही हैं। इस कारण नैतिक शिक्षा की महती आवश्यकता है, जरूरत है समाज को, क्योंकि जो नैतिक मूल्यों को मनुष्य भूला जा रहा है, इसलिए जरूरत है। फिर लिखना नैतिक शिक्षा की आवश्यकता और महत्व भी तो बताना है, तो महत्व लिखना, ये व्यक्ति में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा, सामाजिक जिम्मेदारी का विकास करती है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा से चरित्र का निर्माण होता है। नैतिक शिक्षा समाज में शांति, सद्भाव की भावना फैलाती है, सहयोग की भावना बढ़ाती है। इससे एक व्यक्ति, एक मनुष्य एक आदर्श नागरिक बनता है, और एक आदर्श नागरिक से ही एक आदर्श समाज का निर्माण होता है, और एक आदर्श समाज से ही एक आदर्श देश का निर्माण होता है, और एक आदर्श देश से ही संपूर्ण विश्व में नाम होता है देश का। और अंतिम सवाल आता है, व्यायाम के प्रभावों का वर्णन करो। व्यायाम मींस क्या होता है, एक्सरसाइज। जब आप व्यायाम, अच्छा कुछ लोग लाइक नहीं किए, कर दीजिए भाई। कुछ लोग होता क्या है कि पूरा वीडियो देख डालते हैं और लाइक सब्सक्राइब भूल जाते हैं। अच्छा बाद में पता चलता है कि जब अच्छा इंपॉर्टेंट पेपर आ जाता है तो उनको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, और अच्छा खासा उनके हाथ से कई अंक निकल जाते हैं। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लो, क्या पता कौन सा मॉडल पेपर मैं आपको दे दूं और आपके एग्जाम में काम आ जाए, अच्छे अंक आ जाए, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाएं। इसलिए सब्सक्राइब बटन तुरंत दबाया करो। और अभी तो आप पास हो जाएंगे और हाई स्कूल में आएंगे, तो लगातार 1 अप्रैल से 2027 की तैयारी भी करना है। सुना है 7 विषयों की होने वाली है, समझे हैं। तो अब यहां समझो इस सवाल का जवाब, व्यायाम के प्रभावों का वर्णन। तो नंबर 1 शारीरिक प्रभाव हेडिंग डाल देना, लिख देना, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है, मजबूत होता है, रोग मुक्त रहता है। दूसरा मानसिक प्रभाव डालना, ये टेंशन कम करता है, तनाव कम करता है, एकाग्रचित्ता को बढ़ाता है। और तीसरा हेडिंग डाल देना कि सामाजिक प्रभाव। सामाजिक प्रभाव माने मनुष्य में व्यायाम से अनुशासन, सहयोग और आत्मविश्वास का विकास होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस के विकास के साथ ही व्यक्ति नियमित जब व्यायाम करता है तो जीवन एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है, और वो जीवन और शरीर में संतुलन बना पाता है। ये प्रभाव होते हैं व्यायाम के। तो देखो कुल मिला के इस पेपर को आपने पूरा पढ़ा, तो नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का आपके पास बुक तो होगी नहीं, बहुत सारे नहीं, 90% बच्चों के पास बुक नहीं होगी। अंत समय में, एग्जाम के समय में सोचते हैं लाओ कहीं से पढ़ लिया जाए, तो वो उसका मटेरियल कहीं मिलता नहीं है, बहुत कम जगह मिलता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप यूपीएमएसपी पे जाइए, यूपीएमएसपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर नैतिक शिक्षा, खेल एवं शारीरिक शिक्षा का सिलेबस देखिए, सिलेबस में किन किन चीजों को पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, बस
वही ढूंढ ढूंढ के इंटरनेट पे भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं मॉडल पेपर करा दे रहा हूं, एक दो और करा दूंगा, आप कहेंगे तो बस सब इसी से काम हो जाएगा। और बाकी ऐसी चीजें उसमें पूछी ही नहीं जाती हैं। अब आपसे ये भी तो पूछा, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, गेंद का भार कितना होता है, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये खेल से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे, तो वो भी आप जीएस से पढ़ लीजिए, जनरल नॉलेज की बुक से पढ़ लीजिए खेल के बारे में। हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, बहुत सारे खेल हैं। ठीक है, ओलंपिक खेलों के बारे में जान लीजिए, राष्ट्रीय खेलों के, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में जान लो, आईपीएल क्या है, रणजी ट्रॉफी क्या है, ये सारी चीजों के बारे में आप जानें। ठीक है, फुटबॉल में कौन सा अवार्ड मिलता है, कौन सा अवार्ड किस खेल से संबंधित है, ये सारा जब नॉलेज होगा तो नैतिक शिक्षा का पेपर तुरंत उड़ा देंगे। ठीक है, तो नैतिक शिक्षा, खेल एवं सारी शिक्षा में ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। नंबर 1 नैतिक शिक्षा से पूछा जाएगा, योगासन, योगाभ्यास, प्राणायाम से सवाल आएंगे, जैसा कि आए। रोगों से, हल्के फुल्के रोगों से, हड्डियों की संख्याओं से भी सवाल आ जाते हैं। सबसे बड़ी हड्डी, छोटी हड्डी, ठीक है, हड्डी टूटने पे अचानक क्या करना चाहिए, ये इस तरह के सवाल आपको इस पेपर में मिलेंगे। यहां पर आपने देख ही लिया कि नैतिक शिक्षा से भी बहुत ज्यादा सवाल हैं, व्यायाम से सवाल हैं, योगा से सवाल हैं, योगासन से सवाल हैं, प्राणायाम से सवाल हैं, महापुरुषों से संबंधित सवाल हैं। तो ऐसे ही सवाल आपके नैतिक शिक्षा के पेपर में आने हैं। तो हल्का फुल्का आप जीएस का स्कोप बढ़ाइए और पढ़िए। मिलते हैं अगले पेपर के साथ। और सारे विषयों के पेपर करा चुके हैं, पढ़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, क्लास 9 प्लेलिस्ट है ऑल मॉडल पेपर की, जाके देख लीजिए।